हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उदेशा। तो हम लोग का जो नो लोड फेजर डायग्राम था वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ट्रांसफार्मर ऑन लोड। इसके पहले था नो लोड, अब है जब लोड पर हो ट्रांसफार्मर, मतलब ओपन साइड में हमारी करंट बहेगी। तो इसमें 3 केस पढ़ेंगे हम लोग। देखो, लोड हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्योरली रेसिस्टिव, और एक होगा आपका आरएल लोड, लाइक रेसिस्टिव एंड इंडक्टिव। ठीक है। तीसरा होगा आरसी लोड, मतलब रेसिस्टिव और कैपेसिटिव। तो 3 तरह के पढ़ेंगे, आरएल लोड और आरसी लोड। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मतलब इन तीनों के फेजर डायग्राम अलग बनेंगे। जैसे नो लोड में फेजर डायग्राम बना था वैसे ही इसमें भी ऑन लोड में तीनों केस के फेजर डायग्राम बनेंगे, तीनों केस के इक्विवेलेंट सर्किट बनेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो चलो बिना किसी देरी के फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला केस कौन सा है हमारा? ट्रांसफार्मर लोड पे है। तो पहला केस क्या है? जब हमारा जो लोड लगा हुआ है सेकेंडरी साइड पे वो प्योरली रेसिस्टिव है। तो इसका वो देख लो, सर्किट कैसे बनता है। सब कुछ सेम है, बहुत कुछ इसमें अलग नहीं है। ये रहेगी हमारी कौन सी साइड? प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है। आप लोग अच्छे से बनाना इसको। एंड ये कोर, सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग। ठीक है। इधर हम सप्लाई देंगे, V1। ठीक है। और इधर कौन सी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है? इधर कौन सा, वो एक पैरेलल ब्रांच जो लगी थी उसमें क्या क्या लगा था? आरसी और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। यहाँ पे आई करंट आई थी, यहाँ पे गई थी आईसी, यहाँ पे गया था आईएम। इसको बोल रहे थे आरसी, और ये है एक्सएम। यहाँ पे ये E1, ये E2, प्लस माइनस दे दो यहाँ पे। इधर लोड कौन सा है? प्योरली रेसिस्टिव। विच लोड? प्योरली रेसिस्टिव, मतलब सिर्फ रेसिस्टिव लोड है। ये देखो, ये क्या है? लोड है ना, मतलब कि इधर ही क्या रहेगा? V2। ठीक है। करंट कौन सी आएगी इधर? I2। इस बार I2 इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों I2 इज नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि ये ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर है। अब देखो, नो लोड पे जो करंट बहती है वो तो एक्साइटिंग करंट होती ही है, मगर लोड पे भी जो करंट बहेगी तो उसमें भी एक्साइटिंग करंट बहती है, क्योंकि उसका काम तो, मतलब चाहे नो लोड पे हो चाहे ऑन लोड पे, हमें कोर में लॉसेस और उसमें फ्लक्स तो उत्पन्न करवाना ही होता है। तो ये करंट तो अब भी रहेगी। बट अब यहाँ से जो करंट आएगी हम उसे बोल देंगे I1 डैश। जो हमने टोटल करंट दी है उसे हम बोल देंगे I1 डैश। तो I1 डैश का थोड़ा सा पार्ट एक्साइटिंग करंट में गया, मतलब इसके काम के लिए, लॉसेस और फ्लक्स के लिए। और कुछ करंट जो है वो वाइंडिंग में ही रह गया, वो वाइंडिंग में गया। जो वाइंडिंग में गया वो I1, जो लॉसेस वगैरह में गया वो IE पूरा। ओके, ठीक है। बाकी जो इधर वाइंडिंग से निकला है करंट वो कौन सा है? वो I2 करंट है। ठीक है। ओके, अब आते हैं। अब इसका ये हो गया। अब सब नाम देख लो, नाम हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे कट करूँगी। अब मैं नाम लिखने जा रही हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। जिस हिसाब से इस इक्विवेलेंट सर्किट में चीज़ें हैं वैसे ही सारे सब कुछ एक एक चीज़ लिखा हुआ है। अब इसके बाद 2 और केस बचेंगे। पहले इसका हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है। ये वाला समझ आओ या आगे अपने मन से बना लोगे, क्या पता, मतलब मे भी बना सकते हो जो अच्छे से पढ़ लेगा। चलो फटाफट से इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देख लो, लिखी है मैंने, यूनिटी पावर फैक्टर। मतलब प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर कैसा होता है? यूनिटी, 1 होता है। cos phi 1 होता है, क्योंकि प्योर रेसिस्टिव में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं, उनमें एंगल 0 होता है। जो फेज एंगल है वो 0, तो cos 0 1 होता है, इसलिए यूनिटी पावर फैक्टर। चलो पहले देखो, ये फेजर डायग्राम जो है, जो हमने आपको नो लोड फेजर डायग्राम पढ़ाया था, आधा तो ये वैसा ही बनेगा पूरा का पूरा। IC, IM, V1, E2 ये सब सेम तो बना लेते हैं। यहाँ पे क्या था? फाई या फिर फाई एम, दोनों चीज़ लिख सकते हैं। ओके, नीचे क्या था? नीचे था हमारा क्या था? E1 था। E1 यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो ये हो गया E1। ठीक है, E1 था, और हमने उस पर स्टेप डाउन माना था, इसलिए मतलब कि E1 जो है वो बड़ा होगा और E2 छोटा रहेगा। ये बनाया हुआ था। और E2 बराबर V2 रहेगा। ठीक है, ऊपर V1 रहेगा। बताया था ना, अपोजिट होते हैं एंगल उसमें, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। V1 माइनस बराबर माइनस E1। ये सब चीज़ें सेम। और एक और क्या, जो पूरा वाला सेकेंड पार्ट में बताया था, उसमें बताया था कि IM जो रहेगी वो इसके फेज में, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो एक्साइटिंग करंट का है वो यहाँ रहेगा IM, और जो IC रहेगी वो V1 के फेज में रहती है। ये रही IC, कोर लॉस कंपोनेंट, है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट अब देखो ये नॉर्मल वाला है,
इन दोनों का अब इतना हमने बनाया सीखा था, जिसने नहीं सीखा है वो हमारी मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकता है। चलो अब इसका रिजल्टेंट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस करंट ये किसके कंपोनेंट्स हैं, आई के ही दोनों पार्ट्स होते हैं। तो इसका रेसिस्टेंस क्या आएगा, आई आ जाएगा। आप लोग स्केलिंग का यूज़ करके बढ़िया से बनाना। ये देखो ये बन जाएगा हमारा आई, ठीक है, ये क्या है आई और V1 के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, नो लोड फेजर एंगल डिनोटेड बाई फाई नॉट। पता है ना ये चीज़, ये इतना सब मैंने सेम बनाया है पहले की तरह। अब जो चीज़ है आप कलाकारी करेंगे इसमें। कलाकारी ये करेंगे कि गाइस इस सर्किट में एक चीज़ नोटिस करो सबसे पहले कि I1 डैश, जैसे IE के दो कंपोनेंट्स हैं IC और IM, वैसे ही ऑन लोड के केस में I1 के भी तो दो कंपोनेंट्स हैं, कौन से, I1 इधर से टोटल करंट गई, टूटी किसमें, थोड़ी सी IE और बाकी I1, मतलब कि इसको और इसको प्लस करके क्या मिल रहा है I1 डैश, मतलब कि IE और I1 का रिजल्टेंट I1 डैश। जैसे IC और IM का रिजल्टेंट IE था, वैसे ही IE I1 का रिजल्टेंट I1 डैश आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले I1 दिखाना पड़ेगा फिगर डायग्राम में। क्या दिखाना पड़ेगा, I1। तो सबसे पहले I1 दिखाते हैं। अब मैंने आपको बताया है जो वो है लोड, वो कैसा है, प्योरली रेसिस्टिव। और प्योरली रेसिस्टिव में जो करंट होती है वोल्टेज के सेम फेज में होती है, मैग्नीट्यूड कम होगा हो सकता है, बट वो हमेशा सेम फेज में रहेगी। ओके, तो सेम फेज, वोल्टेज कहाँ है, सोर्स वोल्टेज। करंट अगर सोर्स की दिखा रहे हैं तो वोल्टेज भी तो सोर्स का ही लेंगे। सोर्स वोल्टेज ये है, तो करंट भी इधर ही दिखा दो I1। सेम फेज हो गया इसी फेज पे, ये देखो सेम फेज, जीरो जीरो एंगल डिफरेंस है I1 और V1 के बीच। ओके, I1 बन गया। अब I2 तो दिखाओगे ना, I1 अगर प्योरली रेसिस्टिव है तो I1 V1 के फेज में है, I2 V2 के फेज में होगा, क्योंकि ये ऊपर ये वाला सोर्स साइड का है और ये वाला लोड साइड का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी I2 हो जाएगी, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगी I2 V2 के फेज में, I1 V1 के फेज में। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने क्या कहा कि I1 और IE का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, I1 डैश। तो I1 और IE का रिजल्टेंट I1 डैश नहीं कब बनाओ भाई, IE को एक्सटेंड कर ले, रिजल्टेंट बनाना आता है ना, इसकी ही पैरेलल लाइन यहाँ पे भी खींचेंगे, ये रही, और इसी के पैरेलल लाइन यहाँ से खींचेंगे। स्केलिंग का यूज़ करके बनाना, ठीक है सब लोग, और इसको ऐसे मिला देंगे ओरिजिन से, सबको ओरिजिन से मिलाना। ये क्या बन गया, I1 डैश, मतलब हमारी टोटल करंट जो हमने दी थी। ओके, IE और I1 का रिजल्टेंट देखो, पहले क्या करना, कॉपी में सर्किट बना लेना, फिर ये वाला पार्ट देखना, तब समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और I1 डैश और V1 के सोर्स वोल्टेज और टोटल प्राइमरी करंट का जो एंगल होता है उसे हम डिनोट करते हैं किससे, φ1 डैश से। φ1 डैश भी लिख सकते हो और φs भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, क्या नोटिस करो कि बड़ा एंगल कौन सा बड़ा है, IE और V1 के बीच का या I1 डैश और V1 के बीच का। IE और V1 ये वाला जो एंगल है ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि यहाँ पे लिखो φ0 इज ग्रेटर देन φ1 डैश। दिख रहा है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, और φ1 डैश है क्या, यहाँ लिख दूँ मैं φ1 डैश, या फिर लिख सकते हो φs, इसे बोलते हैं सोर्स पावर फैक्टर एंगल। एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल है, φ1 डैश, I1 डैश और V1 का, V1 एंड I1 डैश के बीच का एंगल है। ये देखो I1 डैश, ये रहा V1, इसके बीच का एंगल φ1 डैश, सोर्स पावर फैक्टर एंगल। और φ0 तो पता ही है, नो लोड फेजर एंगल कहो या नो लोड पावर फैक्टर एंगल कहो, दोनों ठीक एक ही चीज़ है। किसके किसके बीच का एंगल है ये φ0, IE और V1 का, एंगल बिटवीन V1 एंड IE। ओके, और अभी मैंने क्या बताया कि IE, ये वाला फॉर्मूला तो पहले ही पता था, IM प्लस IC, ठीक है, स्क्वायर वगैरह वो लगा के अंडर रूट में ऐसे था, है ना। ये मत लिखना, ये मेन फॉर्मूला है कि I1 डैश इज इक्वल टू होता है I1 प्लस IE, ठीक है। ये चीज़ I1 डैश देख लो यहाँ पे, I1 डैश
किसका सम है, क्योंकि I1 डैश दो कंपोनेंट में टूटा है, IE और I1, तो इन दोनों का सम I1 डैश, इन दोनों का सम I1 डैश। ओके, ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा रेसिस्टिव वाला। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो तुम्हारा रहेगा कौन सा, लैगिंग लोड, यानी कि पावर फैक्टर लैगिंग रहेगा, RL रहेगा।